अध्याय 5 रक्षात्मक निवेशक और साधारण शेयर। साधारण शेयरों में निवेश के लाभ। अपने पहले संस्करण वर्ष 1949 में हमें ये जरूरी लगा कि इस बिंदु पर हम बड़ी संख्या में साधारण शेयर घटकों को सभी निवेश पोर्टफोलियो में शामिल करने पर लंबी चर्चा करें। साधारण शेयरों को आमतौर पर अत्यधिक स्पेक्युलेटिव और इसी कारण असुरक्षित माना जाता है। ये 1946 के अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे आए थे, लेकिन अपने उचित भावों के कारण निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के बजाय इस गिरावट से इक्विटी सिक्योरिटीज को लेकर बुनियादी भरोसा कम हो गया। हमने इसके आगामी 20 वर्षों में इसके उलट स्थिति के विकसित होने पर टिप्पणी की है। इस दौरान शेयरों के भावों में हुई भारी बढ़त ने रिकॉर्ड उच्च स्तरों पर उन्हें सुरक्षित और लाभकारी निवेश के तौर पर दर्शा दिया, जिसमें संभवतः काफी बड़ा जोखिम भी निहित हो सकता है। हमने 1949 में साधारण शेयरों के पक्ष में जो तर्क दिया है, उससे दो मुख्य बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं। पहला, मुद्रास्फीति की वजह से निवेशक की हर पाई का जो क्षरण होता है, उसके प्रति ये अच्छे स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि बॉन्ड में कोई सुरक्षा नहीं होती। साधारण शेयरों में दूसरा फायदा निवेशक को कुछ वर्ष बीतने पर मिलने वाला उच्च औसत रिटर्न होता है। ये दो तरह से मिलता है। अच्छे बॉन्ड्स पर यील्ड से अधिक औसत लाभांश आय मिलती है तथा अवितरित लाभ के पुनः निवेश के परिणाम स्वरूप आधारभूत प्रवृत्ति से वर्ष बीतने के साथ ही बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। जहां ये दोनों फायदे बहुत अहम हैं और इनसे दीर्घावधि अतीत में साधारण शेयरों का रिकॉर्ड्स बॉन्ड से बेहतर हो रहा है, वहीं हमने हमेशा सावधान किया है कि शेयर धारक उस समय इस लाभ से वंचित हो सकता है अगर उसने शेयर बहुत अधिक भाव पर खरीदे हों। 1929 में ऐसी ही स्थिति थी और इसके बाद बाजार को उसी स्तर पर पहुंचने में 25 वर्ष लगे, जिससे ये 1929-1932 में अत्यधिक गिरा था। 1957 से ही साधारण शेयर एक बार फिर अपने उच्च भाव के कारण बॉन्ड ब्याज दरों पर लाभांश यील्ड के पारंपरिक लाभ को खो बैठे। ये देखना अभी बाकी है कि मुद्रास्फीति और आर्थिक तरक्की के कारक भविष्य में इस अहम प्रतिकूल घटनाक्रम की भरपाई करते हैं या नहीं। पाठकों के लिए स्पष्ट होगा कि हम 1971 के अंत में 900 DJIA स्तर पर साधारण शेयरों को लेकर आमतौर पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। पहले ही दिए जा चुके कारणों से हमें लगता है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों का समुचित अनुपात रखना जरूरी है, चाहे वो इन्हें दोनों बुराइयों में से एक कम बुराई मानता हो। ज्यादा बड़ा जोखिम पूर्ण बॉन्ड होल्डिंग में होता है। साधारण शेयर घटक के नियम। रक्षात्मक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए साधारण शेयरों का चयन तुलनात्मक रूप से सरल प्रकृति का होना चाहिए। यहाँ हम अनुपालन के लिए 4 नियम बताते हैं। नंबर 1, विविधीकरण बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पर्याप्त अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब 10 भिन्न शेयर हैं जो अधिकतम लगभग 30 तक हो सकते हैं। नंबर 2, चुनी गई हर कंपनी पर्याप्त बड़ी, प्रमुख और परंपरागत ढंग से वित्त पोषित होनी चाहिए। ये विशेषताएं भले ही अनिश्चित हों, लेकिन आम तौर पर स्पष्ट हैं। इस बिंदु पर टिप्पणियां अध्याय के अंत में दी गई हैं। नंबर 3, हर कंपनी का निरंतर लाभांश भुगतान का लंबा रिकॉर्ड होना चाहिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के सभी शेयर औसतन 1971 से इस लाभांश आवश्यकता पर खरे हैं। इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए हम 1950 के आरंभ से निरंतर लाभांश भुगतान की आवश्यकता का सुझाव देते हैं। निवेशक को किसी इशू के लिए भुगतान किए जाने वाले भाव की सीमा को अपने वास्ते तय करना चाहिए, जो इशू की औसत आय, मान लीजिए, बीते 7 वर्षों के अनुरूप हो। हमारी सलाह है कि ये सीमा ऐसी औसत आय से 25 गुना तथा बीते 12 माह की अवधि के 20 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी सीमा तय करने पर पोर्टफोलियो से मजबूत और लोकप्रिय कंपनियों के लगभग सभी शेयर बाहर हो जाएंगे। विशेष रूप से इससे दरअसल ग्रोथ स्टॉक का पूरा वर्ग प्रतिबंधित हो जाएगा, जो बीते कुछ वर्षों से सभी स्पेक्युलेटर्स और संस्थागत निवेशकों के पसंदीदा रहे होंगे। हमारे पास ऐसे कठोर निषेध को प्रस्तावित करने के कारण होने चाहिए। ग्रोथ स्टॉक्स और रक्षात्मक निवेशक। ग्रोथ स्टॉक शब्द उन पर लागू होता है जिनकी अतीत में प्रति शेयर अर्निंग साधारण शेयर की दर से आम तौर पर ज्यादा बढ़ी हो और जिनके
भविष्य में भी बढ़ते रहने की संभावना हो। कुछ आधिकारिक व्यक्ति कहते हैं कि सच्चे ग्रोथ स्टॉक में 10 वर्षों में प्रति शेयर आय कम से कम दोगुनी होने की उम्मीद होनी चाहिए, अर्थात इनकी मिश्रित वार्षिक दर 7.1% से अधिक बढ़े। स्पष्ट है, ऐसे शेयर खरीद और स्वामित्व को आकर्षित करते हैं, बस इनका भाव जरूरत से ज्यादा ना हो। यही समस्या है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स मौजूदा आय और बीती अवधि के औसत मुनाफे से कई गुना अधिक पर विक्रय हुए होते हैं। इससे ग्रोथ स्टॉक्स के मामले में स्पेकुलेटिव तत्व का वजन बढ़ जाता है और इससे इस क्षेत्र में सफल परिचालन सहज नहीं रहता। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स लंबे समय से प्रमुख ग्रोथ स्टॉक्स इशू रहा है और इससे उन लोगों का असाधारण लाभ हुआ है जिनके पास ये बरसों से है और जिन्होंने इसे मजबूती से पकड़ रखा है। लेकिन हम ये भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि सबसे अच्छे साधारण शेयरों में से एक ने 1961-62 की गिरावट के दौरान 6 महीने में अपना 50% मूल्य खो दिया था तथा 1969-70 के दौरान भी इसका लगभग इतना ही बाजार भाव टूटा। खराब हालात के कारण अन्य ग्रोथ स्टॉक्स और भी ज्यादा कमजोर हुए। कुछ मामलों में तो न केवल भाव नीचे गए बल्कि उनकी आय भी कम हुई, जिस कारण इनके धारकों की बेचैनी दुगनी हो गई। हमारे लिए एक दूसरा अच्छा उदाहरण टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है, जिसमें 6 वर्षों में 5 से 256 की बढ़ोतरी हुई, वो भी बिना लाभांश दिए, जबकि इसकी आय 40 सेंट से बढ़कर $3.91 प्रति शेयर हुई। ध्यान दें कि भाव के साथ 5 गुना तेज वृद्धि मुनाफे में भी हुई। यह लोकप्रिय साधारण शेयरों की विशेषता है। लेकिन 2 वर्ष बाद आय में लगभग 50% की और भाव में 4/5 की गिरावट आई। इन घटनाओं से पाठक समझ सकते हैं कि हम ग्रोथ स्टॉक्स को रक्षात्मक निवेशकों के लिए समग्र रूप से अनिश्चित और जोखिम का कारण क्यों मानते हैं। निसंदेह उचित स्तर पर सही व्यक्तिगत चुनाव करने और बाद में इन्हें संभावित गिरावट से पहले हुई बढ़त पर बेचने से चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन औसत निवेशक के लिए ऐसी उम्मीद करना वैसा ही है जैसे पैसे का पेड़ लगाना। इसके विपरीत हमारा मानना है कि बड़ी कंपनियों के वे समूह जो तुलनात्मक रूप से अलोकप्रिय हैं और इस कारण उन्हें उचित आय गुणांक के तौर पर लिया जा सकता है, वे आम जनता के लिए विकल्प का ठोस लेकिन साधारण तरीका है। हम अपने पोर्टफोलियो चयन के अध्याय में इस विचार को विस्तार देंगे। पोर्टफोलियो में परिवर्तन। अब ये मानक परिपाटी हो गई है कि समय समय पर सभी प्रतिभूतियों की जांच की जाए कि क्या उनमें गुणवत्ता सुधार की गुंजाइश है। निश्चित ही ये निवेश सलाहकारों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा का मुख्य हिस्सा है। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऐसी सलाह देने को तत्पर हैं, वो भी बिना अलग फीस लिए, क्योंकि इसके बदले कमीशन मिलता है। कुछ ब्रोकरेज हाउस बिना कोई शुल्क दिए निवेश प्रबंधन सेवा देते हैं। संभव हो तो हमारे सभी रक्षात्मक निवेशक को वर्ष में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो में परिवर्तन संबंधी ठीक वैसी ही सलाह लेनी चाहिए जो उसने धन लगाते वक्त ली थी। चूंकि वो खुद भरोसे की चीजें चुनने में ज्यादा माहिर नहीं होता है, तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उन फर्मों पर भरोसा करे जिनकी साख बहुत अच्छी हो, अन्यथा वो सहज ही अकुशल और अनैतिक हाथों में पड़ जाएगा। किसी भी मामले में ये जरूरी है कि अपने सलाहकार से हर बातचीत के दौरान इच्छा दोहराए कि वो साधारण शेयरों के चयन से जुड़े उन 4 नियमों का ध्यान पूर्वक पालन करना चाहता है जिन्हें इसी अध्याय में पहले बताया गया है। संयोगवश अगर पहली ही बार में सूची योग्यता पूर्वक चुनी गई हो तो इनमें बार बार या अनेक बदलावों की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी मासिक खरीद योजना को लोकप्रिय बनाने में काफी मेहनत की है। इसके तहत एक निवेशक समान राशि को प्रति माह एक या अधिक साधारण शेयरों को खरीदने में लगा सकता है। ये एक विशेष तरह का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट है जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के नाम से जाना जाता है। 1949 से ही मुख्य रूप से बढ़ते बाजार अनुभव के दौरान ऐसी प्रक्रियाओं के परिणाम अत्यधिक संतोषजनक रहे थे, खास तौर पर तब जब ये निवेशक को गलत समय पर खरीदने से रोकते थे। ल्यूसिल टॉमलिंसन के फॉर्मूला इन्वेस्टिंग योजना 1 के व्यापक अध्ययन में लेखिका ने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के परिणामों को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में शामिल शेयर समूह के हिसाब से पेश किया। इस परीक्षण में 23 10 वर्षीय खरीद अवधियों को शामिल किया गया, जिसमें पहली का समापन 1929 में और अंतिम का 1952 में होता था। हर परीक्षण ने लाभ दिखाया
फिर भले ही ये खरीद अवधि के अंत में हुई हो या इसके 5 वर्ष बाद। इन 23 खरीद अवधियों के अंत में एवरेज इंडिकेटेड प्रॉफिट 21.5% था, जिनमें प्राप्त लाभांश शामिल नहीं है। कहना आवश्यक नहीं कि कुछ उदाहरणों में बाजार मूल्य में अस्थायी रूप से काफी गिरावट भी आई। मिस टॉमलिंसन ने इस अति सरल निवेश फॉर्मूले पर अपनी चर्चा का समापन इस असाधारण वाक्य से किया, किसी ने भी आज तक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसा निवेश का ऐसा फॉर्मूला नहीं खोजा है जिसे इष्टतम सफलता के इतने भरोसे से इस्तेमाल किया जा सके, फिर भले ही प्रतिभूतियों के भाव कैसे भी हों। यह आपत्ति हो सकती है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सिद्धांत सुनने में जितना सरल लगता है, अभ्यास में उतना ही अवास्तविक है, क्योंकि कम ही लोग इतने स्थिर होते हैं कि प्रतिवर्ष मान लीजिए 20 वर्षों तक समान धनराशि साधारण शेयरों में निवेश कर सके। मुझे लगता है कि यह आभासी आपत्ति हाल के वर्षों में कमजोर हुई है। साधारण शेयरों को आमतौर पर अच्छे बचत निवेश प्रोग्राम में अनिवार्यता के आवश्यक घटक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार साधारण शेयरों की व्यवस्थित और एक रूप खरीद यूनाइटेड स्टेट्स सेविंग बॉन्ड्स और जीवन बीमा के लिए समान निरंतर भुगतान की तुलना में ज्यादा मनोवैज्ञानिक और वित्तीय कठिनाइयों को प्रस्तुत नहीं कर सकती है, जिनके लिए ये अनुपूरक होने चाहिए। मासिक राशि कम हो सकती है, लेकिन 20 या इससे ज्यादा वर्षों के बाद मिलने वाले परिणाम बचतकर्ता के लिए अति प्रभावशाली और अहम हो सकते हैं। निवेशक की अपनी स्थिति। इस अध्याय की शुरुआत में हमने संक्षेप में एकल पोर्टफोलियो स्वामी की स्थिति का वर्णन किया था। चलिए इस पर अपनी आम नीति पर आगामी चर्चा के आलोक में फिर से बात करते हैं। निवेशक को अपने हालात के अनुसार किस स्तर के प्रतिभूति प्रकार को चुनना चाहिए। जैसा कि ठोस उदाहरणों में विभिन्न हालात दर्शाए गए हैं। हमारे उदाहरण नंबर 1, एक विधवा जिसके पास अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए $2 लाख बचे हैं, या नंबर 2, अपने करियर के मध्य में एक सफल डॉक्टर जिसके पास $1 लाख की बचत है और वार्षिक वृद्धि $10,000 है, और नंबर 3, एक युवक जो प्रति सप्ताह $200 कमाता है और वर्ष में $1,000 बचाता है। विधवा के लिए इस आय पर जीवन गुजारना एक बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी ओर उसके निवेश में रूढ़िवादिता होना जरूरी है। उसकी पूंजी का विभाजन समान रूप से यूनाइटेड स्टेट बॉन्ड्स तथा फर्स्ट ग्रेड साधारण शेयरों में होने का कारण इन उद्देश्यों से समझौता और रक्षात्मक निवेशक की हमारी आम अवधारणा के अनुसार है। शेयर का हिस्सा अधिकतम 75% तक हो सकता है यदि निवेशक मानसिक तौर पर इस फैसले के लिए तैयार हो और यदि वो लगभग आश्वस्त हो कि वो इसे बहुत अधिक भाव स्तर पर नहीं खरीदने वाली। निसंदेह जो 1972 के शुरुआत में संभव नहीं था। हम इस संभावना को नहीं मानते कि वो विधवा उद्यमशील निवेशक की अर्हता रखती होगी, क्योंकि ऐसा होने पर उसके उद्देश्य और पद्धति काफी अलग होंगे। एक चीज जो उस विधवा को नहीं करनी चाहिए वो है थोड़ी अतिरिक्त आमदनी के लिए स्पेकुलेशन करना। हमारे कहने का मतलब यह है कि मुनाफे और उच्च आय के लिए उस स्थिति में कोशिश करना जिसमें सफलता में पूरे विश्वास के जरूरी साधन ना हो। उसके लिए यह ज्यादा बेहतर होगा कि वो अपनी मूल पूंजी में से प्रति वर्ष $2,000 निकालती रहे, जिससे उसके सारे खर्च चलते रहें, बजाय इसके कि आधे धन का कमजोर जमीन यानी स्पेकुलेटिव उद्यमों में निवेश करे। धनवान डॉक्टर पर विधवा जैसा कोई दबाव और मजबूरी नहीं है। फिर भी हमारा मानना है कि उसके विकल्प भी ऐसे ही होने चाहिए। क्या वो निवेश के काम में गंभीर रुचि रखने को तैयार है? अगर उसमें ऐसी ललक या स्वभाव ना हो तो इसके लिए यही बेहतर है कि रक्षात्मक निवेशक की सहज भूमिका को स्वीकार करे। उसका पोर्टफोलियो विभाजन उस विशिष्ट विधवा से बहुत अलग नहीं होना चाहिए तथा शेयर घटक का आकार तय करने में भी उसकी व्यक्तिगत पसंद उसी क्षेत्र जैसी होनी चाहिए। वार्षिक बचत को भी कुल फंड के अनुपात में निवेश कर देना चाहिए। डॉक्टर की उद्यमशील निवेशक बनने की संभावना विधवा से ज्यादा ही होगी और वो शायद इस कार्य में सफल भी ज्यादा रहेगा। हालांकि उसके साथ एक अहम कमी है। तथ्य ये है कि उसके पास निवेश शिक्षा लेने और अपने धन प्रबंधन करने के लिए समय कम होगा। चिकित्सा जगत के लोग अपने प्रतिभूतियों के सौदे में कुख्यात विफल हैं। इसका कारण है कि उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर पर्याप्त भरोसा होता है और अपने धन पर अच्छा रिटर्न पाने की मजबूत इच्छा भी होती है, लेकिन बिना यह एहसास किए कि ऐसा सफलतापूर्वक करने के लिए इस पर अत्यधिक ध्यान देने और प्रतिभूति मूल्यों के प्रति
पेशेवर नजरिए दोनों की आवश्यकता होती है। अंत में युवक की बात करें जो वर्ष में $1000 बचाता है, आगे धीरे धीरे बेहतर करना चाहता है। उसके पास भी यही विकल्प है जिसके भिन्न कारण हैं। उसकी कुछ बचत स्वतः ही सीरीज ई बॉन्ड में जानी चाहिए। इसके बाद शेष राशि इतनी कम होगी कि उससे वो शायद ही आक्रामक निवेशक जैसी कठोर शिक्षा और अनुशासित स्वभाव रख सके। इसलिए रक्षात्मक निवेशक के लिए हमारा मानक कार्यक्रम सबसे सरल और सबसे तार्किक नीति अपनाना है। यहाँ हमें मानव स्वभाव की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अनेक सीमित साधनों वाले प्रतिभाशाली युवकों के लिए वित्त बहुत लुभावना होता है। वे अपनी बचत को लगाने में बुद्धिमान और उद्यमशील दोनों होना चाहते हैं, फिर भले ही निवेश आय उनके वेतन से बहुत कम ही क्यों ना हो। ये नजरिया बहुत अच्छा है। युवा पूंजीवादी के लिए अपनी वित्तीय शिक्षा आरंभ करने और जल्दी अनुभव लेना काफी फायदेमंद रहता है। आक्रामक निवेशक की तरह कार्य करने पर उसका गलतियां करना और थोड़ा नुकसान उठाना लाजमी होता है। युवा लोग इन निराशाओं और मुनाफों को संभाल लेते हैं। हमारा प्रतिभूतियों में शुरुआत करने वालों से आग्रह है कि वे अपनी मेहनत और अपने धन को बाजार को मात देने के प्रयास में ना लगाएं। पहले प्रतिभूति मूल्यों का अध्ययन करें और शुरुआत में अपने फैसलों को बहुत छोटी मात्रा में धन लगाकर भाव बनाम मूल्य पर परखें। इस तरह हम अपने उसी बयान पर लौटते हैं जो हमने आरंभ में दिया था कि किस तरह की प्रतिभूतियां खरीदें और कितनी रिटर्न दर की उम्मीद करें। ये निवेशक के वित्तीय संसाधनों पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान, अनुभव और स्वभाव जैसे वित्तीय उपकरणों पर निर्भर होता है। जोखिम की अवधारणा। ये कहने की परंपरा है कि अच्छे बॉन्ड्स अच्छे प्रेफर्ड स्टॉक्स के मुकाबले कम जोखिम वाले हैं और अच्छे प्रेफर्ड स्टॉक्स अच्छे साधारण शेयरों के मुकाबले कम जोखिम वाले हैं। इसी से साधारण शेयरों के खिलाफ प्रसिद्ध पूर्वाग्रह का निर्माण हुआ है कि वे सुरक्षित नहीं होते। जैसा कि 1948 के फेडरल रिजर्व बॉन्ड सर्वे ने दर्शाया था, हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जोखिम और सुरक्षा शब्द प्रतिभूतियों पर दो मायनों में लागू होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रम होता है। बॉन्ड तब स्पष्ट रूप से असुरक्षित साबित हो जाता है जब वो ब्याज या मूल पूंजी ना दे सके। इसी तरह अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक या साधारण स्टॉक भी इस आशा से खरीदा जाए कि वो एक तय लाभांश रिटर्न देता रहेगा और तब लाभांश में कमी या ना मिलने का मतलब है कि वो असुरक्षित साबित हुआ है। ये भी सच है कि निवेश तब भी जोखिम में होता है जब धारक के इसे उस वक्त बेचने की पूर्ण संभावना हो जब इसके भाव खरीद से भी कम हो जाए। फिर भी जोखिम का विचार अक्सर प्रतिभूति के भाव में कमी तक विस्तारित होता है, भले ही ये गिरावट चक्रीय या अस्थायी प्रकृति की हो और भले ही धारक पर ऐसे वक्त में बेचने का दबाव ना भी हो। ऐसी संभावनाएं सभी प्रतिभूतियों में होती हैं, सिवाय यूनाइटेड स्टेट सेविंग बॉन्ड्स और अधिकतर उच्च वर्गीय इशू के मुकाबले साधारण शेयरों में ये नियम आम होता है। लेकिन हमारा मानना है कि ये चीज उपयोगी मायने में वास्तविक जोखिम नहीं है। एक व्यक्ति जिसने किसी इमारत को गिरवी रखा हो और उसे इसे गैर मुनासिब समय पर बेचना पड़े, तब उसे काफी नुकसान होगा। इस तत्व को आम रियल एस्टेट गिरवी रखते समय सुरक्षा और जोखिम को मापने में ध्यान में नहीं रखा जाता। तब एकमात्र पैमाना समयनिष्ठ भुगतान रहता है। इसी तरह किसी भी साधारण वाणिज्यिक व्यवसाय से जुड़े जोखिम का पैमाना इसमें होने वाली धन हानि बनता है, न कि ये अगर मालिक को इसे मजबूरन बेचना पड़े तो क्या होगा। अध्याय 8 में हम अपनी इस धारणा को और विस्तार देंगे कि प्रामाणिक निवेशक इसलिए धन नहीं गंवा देता कि उसकी होल्डिंग्स का बाजार भाव कम हो रहा है, क्योंकि तथ्य ये है कि गिरावट का ये मतलब नहीं होता कि वो सचमुच नुकसान के जोखिम में है। अगर एक सुचयनित साधारण शेयर निवेश समूह में संतोषजनक रिटर्न मिल रहा हो, वो भी काफी वर्षों तक, तो इस समूह में निवेश को सुरक्षित माना जाएगा। इस अवधि के दौरान इसके बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव आना लाजमी है और संभव है, और नहीं भी ये कुछ समय के लिए खरीद कीमत से कम पर बिके। अगर इस तथ्य से निवेश जोखिम पूर्ण होता है तो इसे जोखिम पूर्ण और सुरक्षित दोनों एक साथ कहना चाहिए। अगर हम जोखिम की अवधारणा को केवल मूल्य में कमी पर लागू करें, जिसका कारण इसे बेचना या कंपनी की स्थिति में अहम गिरावट हो, या जैसा अक्सर होता है प्रतिभूति की वास्तविक कीमत से ज्यादा भाव पर भुगतान किया हो, तो इस श्रम से बचा जा सकता है। बहुत से साधारण शेयरों में ऐसी गिरावट का जोखिम नहीं होता।
लेकिन हमारी मान्यता है कि साधारण शेयर समूह में ठीक तरह से किए निवेश में इस तरह का कोई बड़ा जोखिम नहीं होता। इसलिए इसमें केवल भाव अस्थिरता का तत्व होने के कारण ही इसे जोखिम पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा जोखिम तब होगा जब ये खतरा हो कि भाव साफ तौर पर आंतरिक मूल्य के मानकों से काफी अधिक साबित हो सकता है। भले ही इसके बाद बाजार में आई गंभीर गिरावट की क्षतिपूर्ति कई वर्षों बाद क्यों न हो जाए। बड़े प्रमुख और रूढ़िवादी वित्त पोषित निगम वर्ग। हमारे शीर्षक में उल्लेखित वाक्य का उपयोग इस अध्याय में पहले साधारण शेयरों के प्रकार के बारे में बताने में किया गया है, जिनमें रक्षात्मक निवेशक अपनी खरीद को सीमित कर सकता है, बशर्ते वे निरंतर कई वर्षों तक लाभांश का भुगतान करते रहे हों। विशेषणों पर आधारित पैमाने अक्सर संदिग्ध होते हैं। इनमें आकार, प्रमुखता और वित्तीय ढांचे की रूढ़िवादिता की विभाजन रेखा कहाँ होती है। अंतिम बात, हम एक मानक पैमाने का सुझाव देंगे जो यद्यपि विवेकाधीन है लेकिन स्वीकार्य सोच के अनुरूप है। किसी औद्योगिक कंपनी का वित्त तब तक रूढ़िवादी नहीं हो सकता जब तक कि साधारण शेयर यानी बुक वैल्यू में कुल पूंजी का बैंक ऋण समेत कम से कम आधे का प्रतिनिधित्व न करे। रेल, रोड या सार्वजनिक उपयोगिता के लिए ये आंकड़ा कम से कम 30% तक होना चाहिए। बड़े और प्रमुख शब्दों में मजबूत आकार के साथ ही उद्योग में प्रमुख स्थिति की धारणा भी शामिल है। ऐसी कंपनियों को अक्सर प्राइमरी की संज्ञा दी जाती है और बाकी सभी साधारण शेयरों को सेकेंडरी कहा जाता है। हालांकि ग्रोथ स्टॉक्स को खरीदने वाले आमतौर पर इसे अलग वर्ग में रखते हैं। इसमें ठोसपन का तत्व देने के लिए हमारा सुझाव है कि आजकल के मायने में बड़े का मतलब हुआ कि कंपनी के पास 50 मिलियन की आस्तियां हों और वो $50 मिलियन का कारोबार करती हो। पुनः प्रमुख होने के लिए किसी कंपनी को अपने औद्योगिक समूह में आकार के अनुसार पहले चौथाई या पहले तिहाई में आना चाहिए। हालांकि ऐसे विवेकाधीन पैमानों पर जोर देना मूर्खतापूर्ण होगा। ये केवल उन लोगों के लिए है जो मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन निवेशक अपने लिए जो भी नियम तय करता है और जो किसी भी मायने में बड़े और प्रमुख शब्दों के आम अर्थों का निरादर ना करते हों, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इस मामले की प्रकृति को देखते हुए ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जिनमें से कुछ रक्षात्मक निवेशक के लिए उचित हैं और कुछ उचित नहीं हैं। आम राय और प्रक्रिया में ऐसी विविधता से कोई हानि नहीं होती, बल्कि शेयर बाजार की परिस्थितियों पर इनका लाभकारी प्रभाव होता है, क्योंकि इनसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टॉक इश्यू के वर्गों के बीच क्रमिक विभाजन या परिवर्तन होता है। अध्याय 5 पर टिप्पणी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, परम मानवीय सुख सौभाग्य से मिले चंद टुकड़ों से नहीं मिलता जो विरले होते हैं, बल्कि उन छोटे छोटे अवसरों में होता है जो रोज मिलते हैं। अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। शेयर बाजार में बीते कुछ वर्षों के रक्तपात के बाद कोई भी रक्षात्मक निवेशक शेयरों में एक भी पाई निवेश क्यों करेगा? पहली बात, याद रखिए, ग्राहम ने जोर देकर कहा है कि आप कितने रक्षात्मक हैं, यह आपके जोखिम वहन की क्षमता पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितना समय और कितनी ऊर्जा देते हैं। अगर आप इसे सही ढंग से करते हैं तो शेयरों में निवेश करना उतना ही आसान है जितने बॉन्ड्स या नकद में पैसे रखना। जैसा कि हम अध्याय 9 में देखेंगे कि आप शेयर बाजार इंडेक्स फंड को उतनी ही आसानी से खरीद सकते हैं जैसे सुबह तैयार होते हैं। 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाजार के बीच अगर आपने भी हानि उठाई होगी तो समझा जा सकता है कि आप थक गए होंगे। बदले में आपने फिर कभी शेयर ना खरीदने का पक्का फैसला कर लिया होगा। जैसा कि तुर्की की पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। 2000-2002 का क्रैश इतना खराब था कि बहुत से निवेशक अब शेयरों को बहुत बड़े जोखिम के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन विरोधाभास ये है कि इस क्रैश से शेयर बाजार में जोखिम काफी हद तक समाप्त हो गया है। पहले ये गर्म दूध था, लेकिन अब ये कमरे के तापमान वाली छाछ है। तार्किक रूप से देखें तो आज शेयर खरीदने चाहिए या नहीं, इस फैसले का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कुछ वर्ष पहले इनके स्वामित्व से आपको कितने धन की हानि हुई थी। जब शेयरों को इतने उचित भाव पर खरीदा जाए कि भविष्य में इनके भाव बढ़ेंगे तो आपको इन्हें खरीद लेना चाहिए, फिर भले ही भूतकाल में आपको इनमें कितना ही नुकसान हुआ हो। ये तब और ज्यादा सच होता है जब बॉन्ड यील्ड कम हो, जिससे आय उपार्जन निवेश पर भविष्य में मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाएगा।
जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा है, शेयर 2003 की शुरुआत में ऐतिहासिक पैमाने पर थोड़ा ही ओवर प्राइस हैं। इसी बीच मौजूदा भाव में बॉन्ड इतना कम यील्ड प्रस्तावित कर रहे हैं कि इन्हें संभावित सुरक्षा के तौर पर खरीदने वाला निवेशक ऐसा धूम्रपान करने वाला है जो सोचता है कि कम टार वाली सिगरेट पीकर वो खुद के फेफड़ों को कैंसर से बचा रहा है। अब भले ही जितने भी रक्षात्मक निवेशक हों, ग्राहम के मामले में कम लागत वाले और आम मायनों में कम जोखिम वाले आज के मूल्यों का मतलब है कि आपको कम से कम अपना थोड़ा धन शेयरों में भी लगाना चाहिए। सौभाग्य से रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयर खरीदना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा। एक स्थायी स्वचालित पोर्टफोलियो बिना अधिक प्रयास के आपका थोड़ा सा धन प्रति माह पूर्व निर्धारित निवेश में लगाता है। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जो आप शेयरों को चुनने में लगाते हैं, उसे ये बचाता है। क्या वही खरीदें जिसे जानते हैं? लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं जिससे रक्षात्मक निवेशक को हमेशा सुरक्षा चाहिए होती है, और वो है ये मान लेना कि आप बिना किसी तैयारी के शेयर चुन सकते हैं। 1980 से 1990 के शुरुआती दशक तक निवेश का सबसे लोकप्रिय नारा था, वही खरीदें जिसे जानते हैं। पीटर लिंच, जिन्होंने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैगलन का संचालन करके इसे किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, इस ज्ञान के सबसे आकर्षक प्रचारक थे। लिंच ने तर्क दिया कि नौसिखिए निवेशकों को एक लाभ होता है जिसे पेशेवर निवेशक इस्तेमाल करना भूल गए हैं, और वो है सामान्य समझ की शक्ति। अगर आपको कोई शानदार नया रेस्टोरेंट, कार, टूथपेस्ट या जीन्स मिलती है, या अगर आपने देखा कि पास की दुकान की पार्किंग हमेशा भरी रहती है, या कंपनी के कर्मचारी हेडक्वार्टर में जे लीनो का गाना समाप्त होने तक काम करते रहते हैं, तो निश्चित ही आप में ऐसा निजी बोध है जो किसी पेशेवर विशेषज्ञ या पोर्टफोलियो मैनेजर में कभी नहीं हो सकता। जैसा कि लिंच कहते थे, कारें या कैमरे लंबे समय तक खरीदते रहने पर आप में सहज बोध विकसित होने लगता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या बिकता है और क्या नहीं। और इसमें सबसे अहम हिस्सा ये है कि ये वॉल स्ट्रीट को पता लगने से पहले आपको पता लग जाता है। लिंच का नियम: आपका प्रदर्शन विशेषज्ञों से बेहतर तब हो सकता है जब आप उन कंपनियों या उद्योगों में निवेश करें जिन्हें पहले से आप जानते हो। ये पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं है और बीते वर्षों में हजारों निवेशकों ने इसका लाभ उठाया है, लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम करेगा जब आप इसका अंत तक अनुपालन करेंगे। संभावनाशील कंपनी तलाशना सिर्फ पहला कदम है, अगला कदम शोध करना है। लिंच की साख इसलिए भी है कि वे जोर देकर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में तब तक निवेश ना करें भले ही इसके उत्पाद कितने भी अच्छे हों या उसकी पार्किंग कितनी भी भरी रहे, जब तक आप उसके वित्तीय विवरण का अध्ययन और व्यापारिक मूल्य का अनुमान ना लगा लें। दुर्भाग्य से ज्यादातर शेयर क्रेताओं ने इस हिस्से की अनदेखी की है। डे ट्रेडिंग करने वाली स्टार बारबरा स्ट्राइसैंड इसका साक्षात प्रमाण है कि लोग लिंच की शिक्षाओं का कैसे दुरुपयोग करते हैं। हमने 1999 में बड़बड़ाते हुए कहा, हम रोजाना स्टारबक्स जाते हैं इसलिए मैंने स्टारबक्स का शेयर खरीद ली। लेकिन ये मजाकिया स्टार भूल गई कि आपको चाहे यहाँ के टॉल स्किनी लेटे कितने भी पसंद हो, लेकिन आपको स्टारबक्स के वित्तीय विवरण का विश्लेषण तो करना ही होगा और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसके शेयरों का भाव इसकी कॉफी से ज्यादा ओवर प्राइस ना हो। अनगिनत शेयर क्रेता यही गलती करते हैं कि वे Amazon.com के शेयर केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें ये वेबसाइट पसंद है, या ई ट्रेड के शेयर केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वे उनके ऑनलाइन ब्रोकर हैं। विशेषज्ञ भी विचार को विश्वसनीय बना देते हैं। CNN पर 1999 के अंत में प्रसारित इंटरव्यू में फर्स्ट हैंड फंड्स के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस से विषादपूर्ण ढंग से पूछा गया, आप ऐसा कैसे करते? मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता केविन? 1995 से 1999 तक फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी वैल्यू फंड ने शानदार 58.2% का औसत वार्षिक लाभ अर्जित किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लैंडिस ने कहा। आपको बस इतना करना है कि उन चीजों पर केंद्रित रहें जो आप जानते हैं और उद्योगों के निकट रहें और उन लोगों से बातें करें जो रोजाना यही काम करते हैं। लिंच के नियम की सबसे कष्टदायी विकृति कॉर्पोरेट रिटायरमेंट प्लान में आई। अगर आप वही खरीदेंगे जिसे जानते हैं तो फिर आपके 401k के लिए खुद आपकी कंपनी के शेयरों को खरीदने से बेहतर क्या होगा? आखिर आप यहाँ काम करते हैं, आप कंपनी के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति से ज्यादा जानते होंगे।
दुख की बात है कि एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के जिन कर्मचारियों ने अपनी संपूर्ण सेवानिवृत्ति संपत्ति कंपनी के शेयरों में लगा दी, वे भी तब धोखा खा गए जब उन्हें पता चला कि अंदर के लोगों को भी केवल भ्रमपूर्ण जानकारियां होती हैं, न कि वास्तविक चीजें। कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय के बारूच फिशहॉफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने एक बेचैन कर देने वाला तथ्य दर्ज किया। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोगों की इस बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति कम नहीं होती है कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जिसे जानते हैं उसमें निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। आप इसमें जितना भीतर तक जानते हैं, आपकी किसी शेयर की कमजोरी का अनुमान लगाने की संभावना उतनी ही कम होगी। अति आत्मविश्वास के इस घातक स्वरूप को होम बायस या जिसे जानते हैं उससे चिपके रहने की आदत कहते हैं। नंबर 1, एकल निवेशक अपनी स्थानीय फोन कंपनी के 3 गुना शेयर लेते हैं, जितने बाकी सब कंपनियों के मिलाकर भी नहीं लेते। नंबर 2, पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स वही शेयर खरीदते हैं जिनका हेडक्वार्टर उनके फंड के मुख्यालय से औसत अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले 115 मील के दायरे के भीतर हो। और नंबर 3, 401k निवेशक अपनी सेवानिवृत्त निधि का 25% से 30% खुद अपनी कंपनी के शेयरों में लगाते हैं। संक्षेप में कहें तो परिचय से आत्मसंतुष्टि मिलती है। टीवी की खबरों में क्या हमेशा ये अपराधी का पड़ोसी या पक्का दोस्त या परिजन ही नहीं होता जो अचरज भरी आवाज में कहता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति था? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी या किसी चीज के बहुत निकट होते हैं तो हम अपनी धारणाओं को सहज स्वीकार कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमें कोई अनजानी बात पता चले तो उनसे सवाल करें। शेयर जितना जाना पहचाना होगा, रक्षात्मक निवेशक उसे लेकर लापरवाह होने और होमवर्क ना करने की सोच की संभावना भी उतनी ही होगी। अपने साथ ऐसा ना होने क्या खुद सूची बना सकते हैं? सौभाग्य से रक्षात्मक निवेशक जो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए होमवर्क करना चाहता है, उसके लिए ये स्वर्णिम युग है। वित्तीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि शेयर खरीदना इतना सस्ता और आसान रहा हो। खुद करें। कुछ विशेष ऑनलाइन ब्रोकरेज जैसे www.sharebuilder.com, www.foliofn.com और www.buyandhold.com से आप स्वतः ही शेयर खरीद सकते हैं, भले ही आपके पास धन कम हो। ये वेबसाइट्स इनके पास उपलब्ध हजारों यूएस शेयरों में से हर एक आवधिक खरीद के लिए मात्र $4 ही लेती हैं। आप हर सप्ताह या हर महीने निवेश कर सकते हैं, लाभांश पर पुनः निवेश कर सकते हैं और अपने धन को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक निकासी द्वारा अपने बैंक खाते या पे चेक से सीधे शेयरों में डाल सकते हैं। शेयर बिल्डर खरीदने से ज्यादा प्रभार बेचने पर लगाते हैं। आपकी नाक पर जोर से न्यूज़पेपर आकर लगे, वे कैसे ही आपको फिर याद दिलाते हैं कि निवेश में नहीं करने वाले कामों में शीघ्र बेच देना स्वीकार्य नहीं है, जबकि फोलियो एफएन एक शानदार टैक्स ट्रैकिंग टूल भी प्रदान करता है। पारंपरिक ब्रोकर्स या म्यूचुअल फंड विक्रेताओं के विपरीत, जो आपको बिना $2000 से $3000 चुकाए दरवाजे में पांव नहीं धरने देते, इन ऑनलाइन फर्मों में न्यूनतम खाता शेष कुछ भी नहीं है और ऐसे शुरुआती निवेशकों के लिए परिवर्तनीय भी है जो अनुभवहीन होने के कारण अपने पोर्टफोलियो को स्वचालित करना चाहते हैं। वास्तव में $50 के मासिक निवेश पर $4 की ट्रांजैक्शन फीस यानी 8% कटना काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इतना ही धन लगाना चाहते हैं तो ये माइक्रो इन्वेस्टिंग साइट्स विविधात्मक पोर्टफोलियो निर्माण का इकलौता तरीका है। आप एकल शेयरों को सीधे जारी करने वाली कंपनियों से भी खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन बंधनों में थोड़ी ढील दी है जिन्होंने लोगों को शेयरों की सीधे बिक्री को जकड़ रखा था। सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट आधारित प्रोग्रामों द्वारा निवेशकों को बिना ब्रोकर के पास जाए शेयर खरीदने की अनुमति दी है। शेयरों को सीधे खरीदने की जानकारी से संबंधित कुछ मददगार ऑनलाइन स्रोतों में शामिल हैं www.dripcentral.com, www.natstockdirect.com और www.stockpower.com। आपको अक्सर कई तरह की असुविधाजनक फीस भरनी पड़ सकती है, जो $25 प्रति वर्ष से भी ज्यादा हो सकती है। इसके बावजूद सीधे शेयर खरीदने के प्रोग्राम प्राय शेयर ब्रोकर से सस्ते पड़ते हैं।
हालांकि हम सावधान करते हैं कि छोटी छोटी बढ़त के शेयर खरीदना कई वर्षों बाद बड़े टैक्स सिरदर्द का कारण बन सकता है। अगर आप अपनी खरीद का कोई स्थायी और अत्यधिक विस्तृत रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं तो इन्हें ना खरीदें। अंत में केवल एक शेयर या कुछ मुट्ठी भर शेयरों में ही निवेश ना करें। अगर आप अपने दांव का विस्तार नहीं करना चाहते तो आपको दांव नहीं खेलना चाहिए। ग्राहम की 10 से 30 के बीच शेयर खरीदने की सलाह ऐसे निवेशक के लिए अच्छा आरंभिक बिंदु है जो खुद अपने लिए शेयर चुनना चाहता हो। लेकिन ये सुनिश्चित करें कि ये सभी केवल एक उद्योग के ही ना हों। अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए शेयर को किस तरह से चुनें, इसकी अधिक जानकारी के लिए अध्याय 11, 14 और अध्याय 15 देखें। और जब आप एक ऐसा ऑनलाइन स्वचालित पोर्टफोलियो बना लेते हैं और आप अगर वर्ष में 2 बार से ज्यादा स्वयं ट्रेडिंग करते हैं या प्रति माह 1 या 2 घंटे अपने निवेश को देते हैं तो कुछ बहुत गलत है। इस आसान और इंटरनेट प्रदत्त प्रति मिनट सुविधा से अपने को स्पेकुलेटर ना बनने दें। एक रक्षात्मक निवेशक वही है जो दौड़ता है और जीतता है। बैठे रहने के बावजूद दौड़, मदद लें। रक्षात्मक निवेशक किसी डिस्काउंट ब्रोकर, फाइनेंशियल प्लानर या पूर्ण सेवा देने वाले स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से भी शेयर खरीद सकता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको शेयरों को चुनने का अधिकांश काम खुद ही करना होगा। ग्राहम के मार्गदर्शन से आपको अपना मूल पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिल सकती है जिसमें न्यूनतम प्रबंधन की दरकार हो तथा अधिकतम स्थिर रिटर्न मिल सके। वहीं दूसरी ओर अगर आप वक्त ना निकाल सकें या इसे खुद करने में रुचि ना हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी को अपने लिए शेयर या म्यूचुअल फंड चुनने का काम सौंपें, लेकिन एक जिम्मेदारी है जो आपको लेनी ही चाहिए। आपको और सिर्फ आपको ही ये पड़ताल करनी होगी इससे पहले कि आप अपना धन उन्हें सौंपें कि आपका सलाहकार विश्वसनीय है और उचित फीस ले रहा है। अन्य संकेतों के लिए अध्याय 10 देखें। जिम्मा सौंपना। म्यूचुअल फंड्स रक्षात्मक निवेशक के लिए वो इष्टतम तरीका है जिनसे वो स्टॉक स्वामित्व का अच्छा पहलू हासिल कर सकता है, वो भी बिना पोर्टफोलियो की निगरानी के नकारात्मक पहलू के। तुलनात्मक रूप से कम भाव पर आपको उच्च स्तर की विविधता और सुविधा मिल सकती है। बस अपने लिए शेयर चुनने और इनकी निगरानी का काम किसी पेशेवर को सौंप दें। इंडेक्स पोर्टफोलियो की सबसे अच्छी स्थिति में म्यूचुअल फंड्स को किसी भी स्थिति में लगभग किसी तरह निगरानी या प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। इंडेक्स फंड्स एक तरह का रिप वैन विंकल निवेश, यानी कि वो व्यक्ति जो परिवर्तनों से बेखबर रहता है, वो है जिसमें किसी भी तरह के नुकसान या सहसा कुछ होने की संभावना लगभग नहीं होती। भले या वॉशिंगटन इरविंग्स के आलसी किसान की तरह 20 साल तक सोते रहें, ये रक्षात्मक निवेशक के लिए सपना सच होने जैसा है। अधिक विवरण के लिए अध्याय 9 देखें। गड्ढे भरना। जैसा कि वित्तीय बाजारों में दिन प्रतिदिन उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, रक्षात्मक निवेशक इस अव्यवस्था को काबू कर सकता है। सक्रिय रहने का आपका शुरुआती इनकार भविष्य का अनुमान लगाने के किसी भी तथाकथित क्षमता से आपका वैराग आपके शक्तिशाली हथियार हैं। निवेशक संबंधी हर फैसले को स्वचालित करने से आप खुद को ऐसे किसी भी भ्रम से बचा लेते हैं कि आपको ये पता है कि शेयर किस दिशा में बढ़ रहा है और आप बाजार से वो शक्ति छीन लेते हैं जो आपको परेशान कर सके, भले ही ये कितनी भी अजीब हो। ग्राहम के नोट्स के अनुसार डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको सक्षम बनाती है कि आप नियमित अंतराल पर तय धनराशि का निवेश कर सके। हर हफ्ते, माह या तिमाही आप और अधिक खरीदते हैं, भले ही बाजार ऊपर या जाने वाला हो, नीचे या साइडवे हो। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन का स्वचालित और सुरक्षित हस्तांतरण कर सकती है, जिससे आपको कभी चेक नहीं लिखना पड़ता और हमेशा भुगतान की पीड़ा बनी रहती है यदि दिमाग और दृश्य से निकल जाती है। डॉलर कॉस्ट एवरेज का सबसे आदर्श तरीका इंडेक्स एंड पोर्टफोलियो में है, जिसमें वे सभी शेयर या बॉन्ड होते हैं जो होने चाहिए। इस तरह आप न केवल बाजार किस ओर जाएगा, बल्कि कौन सा सेक्टर और उनमें से कौन से खास शेयर या बॉन्ड्स सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसका अनुमान लगाने के खेल से अलग रहेंगे। मान लीजिए आप एक महीने में $500 बचा सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग द्वारा आप 3 इंडेक्स फंड को खरीदते हैं। $300 एक में, जिसमें केवल यूएस स्टॉक्स मार्केट हो, $100 दूसरे में जिसमें विदेशी शेयर हों और $100 जिसमें यूएस बॉन्ड्स हों, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके पास दुनिया के वे हर तरह के निवेश हैं जो होने चाहिए।
प्रति माह आप यंत्रवत और ज्यादा खरीदते हैं। अगर बाजार गिरता है तो आपका धन बढ़ जाएगा, जिस कारण आप पिछले महीने से ज्यादा शेयर खरीद सकेंगे। अगर बाजार ऊपर जाता है तो उसी धन से आप कम शेयर खरीद सकेंगे। इस तरह अपने पोर्टफोलियो को अस्थायी ऑटो पायलट पर रखकर आप अपने आप को या तो बाजार में तब पैसा फेंकने से रोक सकते हैं जब ये सबसे आकर्षक और वास्तव में सबसे खतरनाक लगता है, या बाजार क्रैश होने के बाद तब अधिक खरीदने से इनकार करने से रोक सकते हैं जब निवेश वास्तव में सस्ता होता है लेकिन प्रतीत होता है कि अधिक जोखिम भरा है। एक प्रमुख वित्तीय शोध फर्म इबॉट्सन एसोसिएट के अनुसार अगर आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक्स इंडेक्स में $12,000 निवेश किए होते तो 10 वर्ष बाद आपको केवल $7,223 मिलते। लेकिन अगर आपने $100 जैसी मामूली रकम से शुरुआत की होती और अगले प्रति माह पुनः $100 निवेश किए होते तो अगस्त 1939 तक आपका धन बढ़कर $15,571 हो जाता। यही अनुशासित खरीद की ताकत है जो महामंदी और सबसे खराब मंदी बाजार में भी हमेशा रहती है। सबसे अच्छा यह है कि आप इंडेक्स फंड द्वारा ऐसे स्थायी स्वचालित पोर्टफोलियो का आमूलचूल निर्माण कर लेते हैं जिससे आप बाजार के सभी सवालों का जवाब उस शक्ति के साथ दे सकते हैं जो किसी भी रक्षात्मक निवेशक में रही होगी। मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह है। जब कोई पूछे कि क्या बॉन्ड्स का प्रदर्शन शेयरों से बेहतर होगा तो बस यही जवाब दें कि मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह है। आखिर आप स्वचालित ढंग से दोनों को ही खरीद रहे हैं। क्या हेल्थ केयर स्टॉक्स के कारण हाईटेक स्टॉक्स कमजोर पड़ेंगे? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह है, क्योंकि आपके पास स्थायी रूप से ये दोनों ही हैं। अगला माइक्रोसॉफ्ट कौन होगा? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह है। अगर ये खरीदने योग्य बड़ा होगा तो आपको इंडेक्स फंड में होगा और इसका लाभ आपको भी मिलेगा। क्या विदेशी शेयर अगले वर्ष यूएस शेयरों को मात दे सकेंगे? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह है। अगर ऐसा होगा तो आपको लाभ मिलेगा, अगर नहीं होता तो आप कम भाव पर और ज्यादा खरीद सकेंगे। आपको मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह कहने योग्य बनाने से स्थायी स्वचालित पोर्टफोलियो आपको उस एहसास से मुक्त करता है कि आपको यह अनुमान लगाना होगा कि वित्त बाजार में क्या होने वाला है, और उस भ्रम से भी जो बाकी सबको रहता है। आप भविष्य के बारे में जितना कम जानते हैं और अपनी अज्ञानता की स्वीकार्यता का संयोजन रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है।